fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल बैलेंस और टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टॉप वॉच के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा। आज के टॉपिक में हम वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जिसके ज़रिए हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। सो इट इज़ measuring cylinder. The definition of measuring cylinder is it is used to find the volume of a liquid or the volume of an irregular shaped solid. measuring cylinder के ज़रिए हम किसी लिक्विड का वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों यहाँ पर इर्रेगुलर शेप सॉलिड को कहा गया है, बताया गया है। तो उसका आंसर कि रेगुलर शेप सॉलिड्स का वॉल्यूम तो ऑलरेडी फार्मूलों की मदद से मालूम हो सकता है आसानी के साथ। जैसा कि अगर हम एक स्फीयर की बाल के शक्ल की ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को मालूम करना चाहें, ये रेगुलर शेप सॉलिड्स है, तो उसके वॉल्यूम को मालूम करने के लिए फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह साइलिंड्रिकल शेप सॉलिड्स के वॉल्यूम को मालूम करने का अपना फार्मूला है, क्यूबाइड शेप सॉलिड्स का वॉल्यूम मालूम करने का अपना फार्मूला है। उनके वॉल्यूम को फार्मूलों की मदद से आसानी के साथ मालूम किया जा सकता है। लेकिन अगर इर्रेगुलर शेप ऑफ सॉलिड्स हो तो उनके वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए चूंकि मैथमेटिकल फार्मूले नहीं होते, इसी वजह से उनके वॉल्यूम को इस मेजरिंग सिलेंडर के जरिए मालूम किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज वॉल्यूम। सबसे पहले कि वॉल्यूम क्या चीज होती है, तो मैं जनरल सा डिफिनीशन आपको बताता हूँ इस टॉपिक के मुनासिबत से कि किसी ऑब्जेक्ट ने हमारे इर्द गिर्द स्पेस में कितनी जगह को घेरा हुआ है, ये उसका वॉल्यूम है। हमने स्पेस में कितनी जगह को घेरा हुआ है, इस मार्कर ने स्पेस में कितनी जगह को घेरा हुआ है, ये इसका वॉल्यूम है। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट ने स्पेस में कितनी जगह को घेरा हुआ है, यही उसका वॉल्यूम होगा। अगर हम किसी चीज को पानी में रख देते हैं तो उस चीज ने पानी में कितनी जगह को घेरा हुआ है, यही उसका वॉल्यूम होगा। तो हम मेजरिंग सिलेंडर की मदद से वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम का यूनिट जो है वो मीटर क्यूब है, स्टैंडर्ड या लीटर है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला यूनिट जो इसका है वो लीटर है। लीटर में वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। अब इस मेजरिंग सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन वो इस तरह है कि ये इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और ग्लास। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना होता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जिसमें अंदर जो चीज, इसमें अंदर जो पानी है वो इसको देखा जा सकता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इसमें रख देते हैं वो चीज इसमें देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट। तो इसे ट्रांसपेरेंट ग्लास से या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से या ग्लास से ये बना होता है और इस पर ग्रेजुएशंस होती है, इस पर मार्किंग्स होती है और ये मार्किंग मिलीलीटर में होती है। मैंने आपको बताया कि वेल नोन यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर, लेकिन ये मेजरिंग सिलेंडर चूंकि साइज में छोटा है, ये लीटर तक पैमाइश नहीं कर सकता। इसी वजह से इसमें मिलीलीटर्स में ग्रेजुएशंस होती है, मिलीलीटर में इस पर मार्किंग होती है। इसका ये एक इंटरवल, ये छोटा सा, ये यहां से यहां तक, ये हमें 1 मिलीलीटर दिखाता है, 1 लीटर का 1000वां हिस्सा। तो हम इस मेजरिंग सिलेंडर की मदद से मिलीलीटर का 1000वां हिस्सा मेजर कर सकते हैं। उससे कम पैमाइश इसके जरिए हम नहीं कर सकते और ज्यादा से ज्यादा पैमाइश तो इसमें ज्यादातर मेजरिंग सिलेंडर पर 100 मिलीलीटर तक मार्किंग होती है, यानी 100 मिलीलीटर तक
मेजर कर सकता है, ज़्यादा रेंज इसका वो होता है। तो हम इसके ज़रिए जो मेजरमेंट करते हैं, जो वॉल्यूम को मेजर करते हैं, वो मिलीलीटर में मेजर करते हैं। इसके अलावा इस पर मेजरिंग सिलेंडर पर 20 डिग्री सी भी लिखा होता है। आपके किताब में भी है कि इस मेजरिंग सिलेंडर पर 20 डिग्री सी क्यों लिखा हुआ है। तो उसका वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्लास 9 के कि हर चीज़ ख्वाह सॉलिड्स हो या लिक्विड हो या गैस हो, वो उसके टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें एक्सपेंशन पैदा होती है और उसके टेम्परेचर को कम करने से उसमें कंट्रैक्शन पैदा होती है। तो ये मेजरिंग सिलेंडर जो बनाया गया है ये 20 डिग्री सी पर मेजरमेंट के लिए बनाया गया है। ये ने इसके दो मतलब, अगर हम इस पर मेजरमेंट कर रहे हो और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सी हो तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सी से ज़्यादा हो या 20 डिग्री सी से बहुत कम हो तो फिर इसमें खुद एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन पैदा होगी और हम जिस चीज़ की वॉल्यूम को मेजर करना चाहते हैं उसका वॉल्यूम फिर मुतासर होगा। दूसरा मतलब, अगर हम इसमें ऐसी चीज़ को डालें मेजर करने के लिए, पानी को वगैरह, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, 80 डिग्री सी हो, 100 डिग्री सी हो, तो उस गर्म चीज़ की वजह से सबसे पहले इसका वॉल्यूम मुतासर होगा, क्योंकि all substances expand on heating and contract on cooling। सारी ही चीज़ें हीट देने से उनमें एक्सपेंशन पैदा होती है, उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और टेम्परेचर के घटाने से उनका वॉल्यूम कम होता है, कंट्रैक्शन पैदा होती है। तो अगर हम कोई गर्म चीज़ इसमें डाल देते हैं तो सबसे पहले इसका अपना वॉल्यूम चेंज होता है। इसी वजह से जिस चीज़ का वॉल्यूम हम मालूम कर रहे हैं फिर वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, वो सही रीडिंग्स नहीं देगा। इसी वजह से इस पर 20 डिग्री सी लिखा हुआ होता है। तमाम लैब्स के टेम्परेचर उमूमी तौर पर 20 डिग्री सी होते हैं। हम जो चीज़ मेजर कर रहे हो इसमें तो वो भी 20 डिग्री सी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इस पर 20 डिग्री सी भी लिखा होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग, अब हम मेजरिंग सिलेंडर पर किस तरह किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करते हैं। अब हम मेजरिंग सिलेंडर की मदद से किस तरह किसी इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करते हैं। रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए तो कांस्टेंट फार्मूले होते हैं, उनकी मदद से मालूम किया जाता है। इसके ज़रिए हम लिक्विड का वॉल्यूम और इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करते हैं। लिक्विड का वॉल्यूम तो आसान है कि हम वो लिक्विड इसमें डाल देते हैं और उसके पॉइंट को नोट कर देते हैं कि उसका सतह किस जगह तक है, इसको हम नोट कर देते हैं, वही उसका वॉल्यूम होता है। लेकिन इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम करने के लिए हम सबसे पहले इस मेजरिंग सिलेंडर में किसी खास हद तक पानी को डाल देते हैं। इसमें पानी भर देते हैं किसी खास हद तक, 30 मिलीलीटर तक, 40 मिलीलीटर तक, 50 मिलीलीटर तक, लेकिन किसी पॉइंट तक हम पानी डाल देते हैं और हम उस पॉइंट को नोट कर देते हैं। ये हमारा इनिशियल रीडिंग होगा। जिस पॉइंट तक हमने इसमें पानी भर दिया वो पॉइंट हम नोट कर देते हैं अपने साथ और वो हमारा इनिशियल रीडिंग होगा। फाइनल रीडिंग क्या होगा, तो उससे पहले एक पॉइंट जो ज़रूरी है आपको क्लियर करना, जब हम मेजरिंग सिलेंडर में पानी डाल देते हैं तो इसमें जब मेजरिंग सिलेंडर में पानी हो और मेजरिंग सिलेंडर ग्लास का बना हुआ हो तो उसमें इस तरह का सतह पैदा होता है। वाटर सरफेस इस तरह का शक्ल इख्तियार करता है कि इसके साइड्स थोड़े से ऊपर होते हैं और इसका सेंटर थोड़ा सा उससे नीचे होता है। दिस पॉइंट, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड मेनिस्कस। के पानी का वो सतह वो टेढ़ा होता है, सी के शेप का होता है, इसका साइड्स थोड़ा सा ऊपर होते हैं और इसका वो सेंट्रल पॉइंट वो थोड़ा सा नीचे होता है, इसको मेनिस्कस कहते हैं। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि ये मेनिस्कस क्यों पैदा होता है, पानी की सतह इस तरह प्लेट क्यों नहीं होता। तो उसके लिए दो फोर्सेस को जानना लाजमी है, कोहेसिव फोर्सेस
एंड एडहेसिव फोर्सेस। ये अपने केमिस्ट्री में डिटेल के साथ पढ़ी भी है। कोहेसिव फोर्सेस, अगर मैं यहाँ पर सादा से डिफिनीशन आपको लिखूं कि कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between same molecules, the force of attraction between same molecules and adhesive forces, these are the force of attraction between different molecules, between different molecules। कोहेसिव फोर्स एक जैसे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एडहेसिव फोर्सेस मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोहेसिव फोर्सेस है, और पानी के मॉलिक्यूल्स और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स, आइदर प्लास्टिक सरफेस और ग्लास सरफेस, इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एडहेसिव फोर्स है, चूंकि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। ग्लास का मॉलिक्यूल्स वो मुख्तलिफ है पानी के मॉलिक्यूल से, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दीज आर एडहेसिव फोर्सेस, और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान द फोर्स इज कोहेसिव फोर्स। अब आप देखें, जिन लिक्विड्स का कोहेसिव फोर्स कम होता है और उनका एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इस बीकर में, इस मेजरिंग सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, तो पानी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस है वो कम है, और पानी के मॉलिक्यूल्स और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। तो हम इस तरह आसानी के साथ लिख सकते हैं इसके लिए कि कोहेसिव फोर्सेस is less than adhesive forces for water in the measuring cylinder। अगर measuring cylinder में पानी हो तो उसके लिए कोहेसिव फोर्सेस कम है और एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है। तो चूंकि एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो इसी वजह से इसका जो साइड्स है वो ऊपर की तरफ होगा, और इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि कम है तो इनवर्ड होगा। इस केस में जो मेनिस्कस बनता है इसको हम कनकेव मेनिस्कस कहते हैं, कनकेव मेनिस्कस। When the cohesive forces are less than adhesive forces, then the meniscus is concave meniscus। ये इंशाल्लाह आप आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कनकेव कन्वेक्स क्या होता है। But it is in the shape of concave lens, so it is called concave meniscus। और अगर हम इसको देखें, फर्ज करें एक ऐसी चीज इसमें पड़ा हुआ है, इस मेजरिंग सिलेंडर में, फर्ज करें इसमें अब मरकरी है, मरकरी। तो मरकरी के कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा है। मरकरी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस है वो ज्यादा है बनिस्बत उस फोर्स के जो उसके मॉलिक्यूल्स और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कोहेसिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता हो कि कोहेसिव फोर्सेस ग्रेटर हो और एडहेसिव फोर्सेस कम हो, तो फिर इसमें जो मेनिस्कस बनता है वो कन्वेक्स मेनिस्कस होता है। This is convex meniscus for an object for which cohesive forces are greater than adhesive forces। और इस केस में जब कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो, अगर हमने किसी ऐसे लिक्विड को इसमें डाला हुआ है कि उसका कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स एक दूसरे के बराबर हो, cohesive force is equal to adhesive force,
तो इस केस में प्लेट सरफेस होगा, प्लेट मेनिस्कस होगा। इस केस में ये कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो, या ऐसा हो कि ये मीडियम इस तरह हो, या मेजरिंग सिलेंडर कि ये मॉलिक्यूल्स उसके साथ स्टिक ना हो, उसके साथ चिमटते ना हो, तो फिर प्लेट सरफेस होता है, प्लेट सरफेस। और जब हम रीडिंग लेते हैं तो हम इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, एंड दिस इज आवर इनिशियल रीडिंग इन ऑल द केसेस। इसी वजह से जब हम किसी मेजरिंग सिलेंडर पर रीडिंग कर रहे हो तो मेजरिंग सिलेंडर की रीडिंग को नोट करने के लिए हम ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको इस तरह देखेंगे परपेंडिकुलरली, हमारे नजर की डायरेक्शन और इस रीडिंग की डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्रेट एक दूसरे के साथ हो। अगर हम इस तरह देखेंगे या अगर हम इस तरह देख रहे हो तो फिर गलत रीडिंग हम नोट कर लेंगे। सही एक्यूरेट रीडिंग को नोट करने के लिए ये जरूरी है कि हम बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बिल्कुल स्ट्रेट हमारा नजर उसी पॉइंट पर हो जिस पॉइंट पर पानी का सरफेस इनिशियली हो। सो दिस इज आवर इनिशियल रीडिंग, इसको हम नोट कर लेंगे। फिर हम उस ऑब्जेक्ट को इसमें रख देते हैं आहिस्तगी के साथ, स्लोली एंड जेंटली, जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम मेजर करना चाह रहे हो आहिस्तगी के साथ। इसी वजह से कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को इसमें फेंक दे तो इससे पानी की ड्रॉप्स बाहर आ जाएंगी, तो वो वॉल्यूम जो हमने नोट किया था फिर वो गलत हो जाएगा। जब यहाँ पर हम उस चीज को अगर फेंक देते हैं और इसके कुछ पार्टिकल्स बाहर आते हैं, तो बाहर आने से इसका वो वॉल्यूम जो हमने नोट किया था इनिशियल रीडिंग वो कम हो जाएगा, तो वो फिर उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी सही नहीं देगा। इसी वजह से जरूरी है कि हम आहिस्ता से जेंटली एंड स्लोली हम इसमें उस चीज को रख दें, और वो इस तरह होगा कि हम किसी थ्रेड से, ऐसा थ्रेड जिसका वॉल्यूम इंतहाई कम हो, नेग्लिजिबल हो, जो इंतहाई बारीक हो और इंतहाई हल्का हो, उस बारीक और हल्के थ्रेड तार के जरिए हम उस ऑब्जेक्ट को बांध देंगे और इससे जेंटली यहाँ पर हम उस तार के जरिए उसमें रख देते हैं वो ऑब्जेक्ट। तो जब हम उस ऑब्जेक्ट को इस मेजरिंग सिलेंडर में रख देते हैं तो जाहिर सी बात है, चूंकि इसका वॉल्यूम होता है, ये इस पानी में उस जगह को घेरता है जिसका जितना उसका वॉल्यूम है, तो उतनी ही इस पानी की सतह ऊपर हो जाएगी। उस ऑब्जेक्ट के रखने से, उसके वॉल्यूम की वजह से इस पानी का सतह ऊपर हो जाएगा। कितना ऊपर हो जाएगा? जितना उसका वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट पर कि कितना ऑब्जेक्ट है, छोटा है बड़ा है। लेकिन जब इसका वॉल्यूम ऊपर हो जाएगा तो फिर हम इस रीडिंग को नोट करेंगे, दिस वाज इनिशियल रीडिंग, now this is the final reading. Now the volume of this object is equal to final reading minus initial reading. Now volume of object is equal to final reading minus initial reading. ये हमारा फाइनल फार्मूला होगा कि हम उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम किस तरह मालूम करते हैं, तो हम फाइनल रीडिंग से इस इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस केस में फर्ज करें हमारा इनिशियल फाइनल रीडिंग वाज 44 मिलीलीटर एंड इनिशियल रीडिंग वाज 41 मिलीलीटर। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह हो तो फिर उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आता है 3 मिलीलीटर। 3 मिलीलीटर, ये जितने ये ऊपर गए हैं यही उसका वॉल्यूम होगा। तो हम इस मेजरिंग सिलेंडर की मदद से किसी ऑब्जेक्ट का, इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करते हैं। वाटर का वॉल्यूम भी इसी के जरिए मालूम किया जा सकता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब के दरमियान ताल्लुक को पढ़ेंगे। उस पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे कि किस तरह लीटर से हम मीटर क्यूब में कन्वर्जन करते हैं, मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्जन करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।